बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल आप लोगों का? ठीक हो? खैरियत है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। बेटा हमारा लास्ट लेक्चर था बॉयल लॉ पे। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ जो है बेसिकली ये वॉल्यूम की टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप है। अब ये लॉ को हम जब स्टेट करेंगे जिसमें दो फैक्टर हमारे वेरिएबल होंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के, और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो वहाँ से फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन the volume of a given mass of gas volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature है। ये यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की बोर्ड के पेपर में। इसको सुने मेरी बात को, फॉलो करें इसको। ठीक है, देखने में लगता है टी का मतलब क्या? टेम्परेचर ही होता है आमतौर पे, लेकिन चार्ल्स लॉ में ये टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन किलोवाट टेम्परेचर। अगर आपने वर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना लिखा, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का एक वर्ड अगर आप मिस करते हैं तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ठीक हो गया? बाकी लॉ की स्टेटमेंट सिंपल सी है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसका कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे आप इसकी ब्रैकेट के अंदर ना, ये मिस्टेक है इसमें, साथ एक वर्ड आप लगाएंगे यहाँ बच्चे। क्या वर्ड होगा आपका यहाँ पर? एंड नंबर ऑफ मोल। ब्रैकेट के अंदर आपने ये वर्ड ऐड करना है इस तरह, एंड नंबर ऑफ मोल, ये ब्रैकेट इसकी बंद करें। ठीक हो गया बेटा? जब इसकी हम प्रोपोर्शनली ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ये, और इसका कांस्टेंट की को हम नाम भी देते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी? पर जो केयर इसमें है वो यही है कि लॉ की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है, पेपर में शार्ट क्वेश्चन में आती रहती है कि स्टेट चार्ल्स लॉ। तो बच्चे खुशी में जल्दी में लिखते हैं जी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गलत। सही करेक्ट स्टेटमेंट क्या? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और साथ ही कंडीशन लाजमी मेंशन करनी है, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल है, फिर आप उसके नंबर मिलेंगे। अब नंबर में भी सिर्फ स्टेटमेंट के दो नंबर नहीं होते इसके, थ्योरी के, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी ड्रॉ करनी होती है बच्चे ने। ठीक है, वो मैथमेटिकली फॉर्म जो चीज़ आप कंप्लीट डिराइव करते हैं, इस तरह यहाँ पे देखें। अब इसमें ये v इक्वल टू के टी, तो अब हमने जो है टी इस साइड पे ले आए v के नीचे, तो v ओवर टी बराबर के। यहाँ से चार्ल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट भी निकल आती है। यहाँ से हम कह सकते हैं रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। रेशियो बिटवीन वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी चार्ल्स लॉ है बेटा। इस इक्वेशन 2 को हम दो बार लिखेंगे, एक बार इनिशियल स्टेट के लिए, दूसरी बार फाइनल स्टेट के लिए। ये इनिशियल स्टेट के लिए v और t के साथ हम 1 1 लगा देंगे, v1 ओवर t1 बराबर है k, और फाइनल स्टेट के लिए v2 ओवर t2 बराबर है k हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन जो थर्ड है ये इनिशियल स्टेट के लिए, इक्वेशन 4 फाइनल स्टेट के लिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें 3 एंड 4 को बेटा, तो ये दोनों इक्वेशन के राइट फैक्टर इक्वल हैं, तो लेफ्ट फैक्टर इक्वल हो जाएंगे। v1 ओवर t1 दिस इज इक्वल टू v2 ओवर t2 है। ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टेट चार्ल्स लॉ, तो बच्चों ने यहाँ तक लिखना होता 2 नंबर के लिए। ठीक हो गया बेटा? बाकी हम इसमें खुद थोड़ी सी एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब वगैरह समझाता हूँ। इस तरह की ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बनाई जा सकती है, जिसको आप इस तरह से देखें। ऐसी भी क्वेश्चन चार्ल्स लॉ की बनाई जा सकती हैं। मसलन ये देखिए बेटा, मैं कहता हूँ जी हमने पढ़ा जी v1 ओवर t1 दिस इज इक्वल टू v2 ओवर t2। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों v एक तरफ कर दें, दोनों को v एक तरफ कर दें, यानी कि v1 ओवर v2 दिस विल बी इक्वल टू, हाँ बेटा क्या हो जाएगा, v1 इधर आ गया और ये इधर आ गया, v1 ओवर, कह रहे हैं बेटा गलत हो गया ये इसमें, v1 ओवर t1 दिस इज इक्वल टू v2 ओवर t2 है, ये फार्मूला था। अब अगर दोनों v एक तरफ करते हैं आप, तो v1 ओवर v2 दिस विल बी इक्वल टू
T1/T2। ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, या ऊपर वाली इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा V1T2 दिस इज इक्वल टू V2 इंटू T1 हो जाएगा। V2 इंटू, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि ये सारी चार्ज ला की मुख्तलिफ फॉर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इससे पहले ऊपर एक डेफिनेशन लिखी कि थर्मोमीट्री क्या होती है। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। तो वो साइंस की ब्रांच जिसमें टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाए, मेजरमेंट की स्टडी की जाए, तो थर्मोमीट्री कहते हैं। तो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? जो ऊपर बच्चों ने अभी पढ़ा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है बेटा। देखें, इस इक्वेशन 2 के मुताबिक देखो, अगर हम कहें जी टेम्परेचर जीरो, फिर तो मैथमेटिकल वॉल्यूम जीरो होना चाहिए। अगर टी जीरो कर दिया जाए तो फिर जवाब क्या आएगा? वी बराबर के मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो वी बराबर जीरो। बस टेम्परेचर जीरो करने से वॉल्यूम जीरो हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1। लेकिन रियलिटी में, हकीकत में, दुनिया में ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर जीरो होने से वॉल्यूम जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, अब जो मैं टॉपिक करा रहा था आपको वो ये है हमारे पास कि बेसिकली ये टॉपिक क्या है हमारे पास, ये देखें कि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, यानी फर्जी टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम सपोज कर लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या सपोज करते हैं, गैस का वॉल्यूम क्या है, वो जीरो हो जाए। तो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, अगर आपने हाइपोथेटिकल का वर्ड ना लिखा, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। अगर आप ये लिखते हैं ना, ये टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, गलत। ये दो तीन वर्ड लाजमी लिखने हैं। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? 0 केल्विन इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, यह हम क्या देते हैं इसको -273.16 सेंटीग्रेड है। ठीक है बेटा, अब इसको इन शॉर्ट क्वेश्चन है का व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, इसकी डेफिनेशन भी वो लिखनी है, साथ इसकी वैल्यू भी लिखनी है। और आगे थोड़ी सी बात लिखी हुई है कि ये अनअटेनेबल होता है, मतलब हम इसको हासिल नहीं कर सकते। वजह, जब हम गैस की कूलिंग स्टार्ट करते हैं, कूलिंग करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी गैस लिक्विड में, सॉलिड में चेंज हो जाती है। गैसेज आर कन्वर्टेड टू लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड बिफोर दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के आने से पहले पहले गैस का लिक्विड या सम केसेस में सॉलिड भी बन जाता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली देखें, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। इसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ इस तरह से नीचे को ग्राफ आ रहा है ऐसे। ग्राफ को नीचे का आने का मतलब है इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। बेटा आप गैस की कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करते करते एक वक्त आया यहाँ जाके, जहाँ पे सॉलिड लाइन खत्म हो गई ग्राफ की, इस पोजीशन पर हमारी गैस लिक्विड में चेंज हो चुकी है। आगे जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है, ये सिर्फ एक आइडिया है, हाइपोथेटिकल आइडिया। हम सोचते हैं अगर हमारी गैस का लिक्विड ना बनता, इसी तरीके से कूलिंग होती रहती, ग्राफ नीचे इसी तरीके से आता रहता, हमने कहना यहाँ आके ग्राफ में मिलना था और यहाँ जो टेम्परेचर बनना था वो -273.16 सेंटीग्रेड बना था। हमारे बेटा दोबारा देखें, ग्राफ को ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करें। जब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इसका मतलब वॉल्यूम भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। मतलब देखें यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा है, इस लाइन पे देखें, और इसी का फिर टेम्परेचर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे टेम्परेचर और कम हो चुका है। तो ग्राफ की लाइन जैसे नीचे को होती जा रही है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, कम होते होते यहाँ पे आके हमारी गैस का लिक्विड बन चुका है। यहाँ प्रैक्टिकल वर्क ख़त्म हो चुका है। आगे सिर्फ हम सोचते हैं अगर हमारी गैस का लिक्विड ना बनता, इसी तरीके से कूलिंग होती रहती, तो ये गैस यहाँ आके इसका वॉल्यूम ज़ीरो होना था। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है, इस तरह हमारी एक सोच रह जाती है। ठीक है बेटा, इसको देखेंगे आप लोग।
आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। जो पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी वो थी क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी का पता चलता था कि लो टेम्परेचर लो वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर हाई वॉल्यूम। अब है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, जिसमें किसी क्वांटिटी की हम बात करेंगे। ये स्टेटमेंट किस तरह सुने। ये स्टेटमेंट कहती है अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 273वां हिस्सा पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में, अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम के मुकाबले में 273वां हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही जब गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड कम करेंगे, उसका वॉल्यूम 273वां हिस्सा कम हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड इंडिकेट हो रही है। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम की कितनी मैग्नीट्यूड बढ़ती है, 273वां हिस्सा। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम की कितनी मैग्नीट्यूड कम हुई, 273वां हिस्सा। ठीक है बेटा। अब किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम को मेजर करने का ये फार्मूला है वी टी, जिस इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273 है। वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी टी, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। वी नॉट गैस का 0 सेंटीग्रेड वाला वॉल्यूम, जिसे हम उसका ओरिजिनल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और टी क्या है, टेम्परेचर है यहाँ पर सेल्सियस स्केल में जितना वो बड़ा है। अब यहाँ सपोज करते हैं हमारे पास कोई गैस है, हाइपोथेटिकल गैस है, जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पर 546 है। ठीक है बेटा, ये सपोज किया गया 546 है। अब जब हम इसको मेजर करते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, ये एक टेबल से आपके सामने नज़र आ रहा है, देखें। मैंने अभी ये बात की कि जो टेम्परेचर 0 है, गैस का वॉल्यूम कितना बेटा, 546 है। ठीक हो गया। जब इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, 0 से 1 करते हैं, तो इस गैस का वॉल्यूम बढ़ के 548 हो जाता है। टेम्परेचर 250 बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ के 1047 हो जाता है। नीचे वाली दो रीडिंग देखिए, अगर टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड कम करते हैं, वॉल्यूम 346 हो जाता है। ठीक है। टेम्परेचर और कर -273 कर दें, वॉल्यूम 0 हो गया। ये जो कॉलम है ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, ये जो कॉलम है इसमें टेम्परेचर केल्विन में है, टेम्परेचर के। केल्विन कैसे बनते हैं, जब सेंटीग्रेड की रीडिंग में 273 जमा कर दिया जाए तो वो केल्विन की रीडिंग बन जाती है बेटा। अच्छा, अब यहाँ हम चेक करते हैं ये जो चार्ल्स लॉ ये सेंटीग्रेड को फॉलो करता है या केल्विन को। ये बेटा फार्मूला लिखा V1/T1 बराबर V2/T2। सपोज करें गैस जो ऊपर टेबल बनाया था उनमें से वैल्यू उठा लें, 546 वॉल्यूम है, उस पर टेम्परेचर 1 है। कोई और रीडिंग ले लें, लेट्स 1044 है, टेम्परेचर उस पर कितना 246 है। इस इक्वेशन को हल करें, इन दोनों साइड का जवाब बराबर नहीं आता। इट मीन चार्ल्स लॉ ने सेंटीग्रेड वाली रीडिंग को फॉलो नहीं किया। अब दोबारा फार्मूला लगाएं, वही वॉल्यूम की रीडिंग रखें, लेकिन टेम्परेचर की आप सेंटीग्रेड की केल्विन वाली रीडिंग यूज़ करें, केल्विन वाली 274। मतलब आपने 1 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करके उसकी रीडिंग यहाँ यूज़ की है। 1 प्लस 273 क्या बन गया 274, ऊपर 250 सेंटीग्रेड था उसमें 273 ऐड किया तो 523 हो गया। अब जब इसका जवाब निकाला जाता है, हल किया जाता है, तो दोनों साइड का जवाब बराबर आ जाता है। इट मीन ये लॉ जो है ये बेसिकली फॉलो कर रहा है किसको, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। लेट्स होप